हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम फ्रेंड्स देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है धीरे धीरे। ओके, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं एचआरडी और उसके सब सिस्टम्स क्या होते हैं। व्हाट इज एचआरडी? एचआरडी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है और इसके जो सब सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, ये 2 लेक्चर में निपटेगा। पहला लेक्चर हम जो है इसमें कर रहे हैं, दूसरे लेक्चर में भी इसी का रिमेनिंग पार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे फ्रेंड्स। जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे। द प्रोस्पेक्टिव ऑफ मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन मैच्योरिंग टू इंक्लूड टोटलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जब शुरुआत हुई थी तो ह्यूमन को रिसोर्स माना ही नहीं जाता था, लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं मानी जाती थी। उनको ये लगता था कि सिर्फ प्रोडक्शन मैनेज करो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ें मैनेज करो, पीपल को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो है नज़रिया बदला कि नहीं, लोगों को भी मैनेज करना होता है और ये मैच्योर होता गया। मतलब धीरे धीरे आगे इसमें मैच्योरिटी आती गई लोगों को मैनेज करने के लिए। और अब हम जो है ह्यूमन बीइंग की टोटलिटी को ऐड करते हैं। मतलब अब हम ह्यूमन की हर एक फीलिंग्स को उसमें रखते हैं, उसकी इमोशंस, उसकी वैल्यू, उसकी कल्चरल वैल्यू और उसकी एस्पिरेशन जो भी है, उसको सारी चीज़ों को अब हम इंक्लूड करने लगे हैं पीपल को मैनेज करने के लिए। एज सच इज इट नाउ इनकम्पासेस all aspect of dealing with people and is today termed as human resource management। ओके, तो अब जो है ये पीपल के साथ डील करने के लिए सारे के सारे एस्पेक्ट जो है ये मतलब इनकम्पास करता है। सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं ह्यूमन के साथ डीलिंग करने के लिए वो इंक्लूडेड हैं इसमें, और इसे अब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चैप्टर नंबर 20 में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहा जाता था। पहले सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते थे, फिर पर्सनल ऑफिसर आए, फिर धीरे धीरे करके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना फ्रेंड्स। ओके, तो अब जो है पीपल के साथ डील करने के लिए जितने भी एस्पेक्ट हैं फ्रेंड्स वो सभी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, किसमें? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ओके, और इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, ओरिजिनेटिंग एज ए मेयर सेट ऑफ एक्टिविटीज। पहले ये सिर्फ एक सेट ऑफ एक्टिविटीज था। क्या? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट केवल एक एक्टिविटी था। क्या? लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना, इस अटेंडेंस लगा लेना, ओके, उनको रिक्रूट कर लेना। तो मतलब पहले ये छोटी मोटी एक्टिविटीज के तौर पर जाना जाता था। एचआरएम टुडे हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्रूशियल फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, एक महत्वपूर्ण फंक्शन की जगह मतलब स्टेटस पा लिया है ऑर्गेनाइजेशन में। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब बिना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, उसका जो है तरक्की पॉसिबल नहीं, ऐसे कह सकते हैं। दिस हैज हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन दैट पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड जस्ट अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये हुआ क्यों है? दिस हैज हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। अब ये रियलाइज किया ऑर्गेनाइजेशन ने कि दैट पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड जस्ट अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए, वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक अलग फैक्टर नहीं माना जा सकता है, सिर्फ एक फैक्टर है, ऐसा नहीं होता है। बट आर एन इम्पॉर्टेंट एसेट इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पीपल हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनका वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। ओके, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। तो मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन को एक जो है एक फैक्टर मान करके चलती थी। जैसे सीमेंट और ये सारी चीज़ें लगती हैं या फैक्ट्री लगती है और अपना रॉ मटेरियल लगता है, उसी तरीके से ह्यूमन लगते हैं, ये माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ह्यूमन को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, बल्कि ये रियलाइज़ किया गया है कि ये एक इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ओवरऑल सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की जो है इनके ऊपर कहीं हद तक डिपेंड करती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई बात जो है फ्रेंड। देखिए अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की जितनी भी टोटलिटी है, मतलब सारी चीज़ों को ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करके अब चला जा रहा है पीपल को मैनेज करने के लिए। पीपल को अगर मैनेज करना है तो सिर्फ जो है मतलब उनके इमोशंस, उनकी वैल्यूज, उनकी कल्चरल वैल्यू, ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पीपल को मैनेज करने वाला जो ये कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे मेच्योर हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब कहा जाता है, इसे कहा जाता है। और इसमें जो है पीपल को मैनेज करने के लिए जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड होते
हैं। ओके, और ये ओरिजिनेट कैसे हुआ था? मेयर सेट ऑफ एक्टिविटीज, जो ह्यूमन रिसोर्स जब शुरू हुआ था फ्रेंड, तो केवल सेट ऑफ एक्टिविटीज था, इनका काम जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था। ओके, लेकिन एचआरएम जो है आज ऐसा नहीं रह गया है, बल्कि एक क्रिटिकल या क्रूशियल फंक्शन हो गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा स्टेटस इसने अचीव कर लिया है समय के साथ। और ऐसा क्यों हुआ है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों बन गया है? क्योंकि ये रियलाइज किया गया है कि लोगों को, पीपल को हम केवल जो है प्रोडक्शन के लिए एक फैक्टर नहीं मान सकते हैं, बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट एसेट हैं। पीपल या एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक इंपॉर्टेंट एसेट हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के, और प्रैक्टिसिंग मैनेजर, जो मैनेजर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी को, हैव ट्राइड टू इवॉल्व स्ट्रेटजी टू आंसर द ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज। ओके, तो जो भी रिसर्चर हैं और जो भी प्रैक्टिसिंग मैनेजर हैं, उन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है डेवलप करने की कोशिश की है, ताकि ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज के जो ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज हैं उनके आंसर ढूंढे जा सके या आंसर दिए जा सकें। दे सर्टनली हैव एक्सेप्टेड द लिंकेज बिटवीन द इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। और इन जो ये रिसर्चर्स हैं, इन्होंने ये माना कि एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? इंडिविजुअल कितना सेटिस्फाइड है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बीच में। ओके, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी जितना वहाँ का जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड है। ओके, अगर इंडिविजुअल या एम्प्लॉय जो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उतनी नहीं होती है। तो एक जो है रिलेशनशिप, ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि एक लिंकेज है इन दोनों चीज़ों के बीच में, इंडिविजुअल के सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बीच में एक इंटरलिंकिंग है। ओके, टाइम एंड अगेन सिस्टम हैव बीन डेवलप टू अटेन दिस कंपेटिबिलिटी, मतलब बार बार ये कोशिश की जा रही है कि ये कंपेटिबिलिटी जो है अचीव की जा सके। कौन सी कंपेटिबिलिटी? इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा रहे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये कंपेटिबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। इन दिस कंटेक्स्ट new system have been developed and a few traditional one have been modified to suit the emerging organizational needs। ओके, तो मतलब इस कंटेक्स्ट में इन्होंने क्या किया है, नए नए सिस्टम डेवलप किए गए हैं और जो पुराने सिस्टम चले आ रहे थे फ्रेंड्स, उनको मॉडिफाई किया गया है। ओके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब इमर्जिंग नीड्स हैं, जो अभी हो मतलब जो है नीड हैं, उनको पूरा किया जा सके, इसके लिए जो है मतलब कहने का ये है कि नए नए थियरी या नए नए सिस्टम डेवलप किए गए हैं ह्यूमन रिसोर्स में, और साथ ही साथ जो पुराने ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम चले आ रहे थे उनको मॉडिफाई कर दिया गया है, ताकि जो है जो इमर्जिंग नीड्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको फुलफिल किया जा सके फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गई इतनी बात। देखिए, रिसर्चर और प्रैक्टिसिंग मैनेजर जो हैं, उन्होंने जो ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज हैं उनके आंसर जो है ढूंढने की कोशिश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी को इवॉल्व किया है, तथा उन्होंने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो है इंडिविजुअल की सेटिस्फैक्शन और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, और इस कंपेटिबिलिटी को लाने की बराबर कोशिश की जा रही है। ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल सेटिस्फाइड रहें और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो। इसीलिए नए नए सिस्टम लाए गए हैं फ्रेंड्स डेवलपमेंट के लिए, और पुराने सिस्टम्स को मॉडिफाई किया गया है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो है इमर्जिंग नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब मेन टॉपिक हम उठाएंगे फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इसके सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, एचआरडी एंड इट्स सब सिस्टम। तो हम देखेंगे कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने आगे चल करके एचआरडी की नीड को बढ़ाया है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विथ its emphasis on quantity output and the prevalent understanding that how people could be made to produce more had led to dehumanization of the workplace। तो देखिए हुआ क्या, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई फ्रेंड्स, मतलब औद्योगिक क्रांति जब आई, तो उसने जोर किस बात पर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए हमको, जो है मतलब एक अगर किसी फैक्ट्री में 100 फैन बनते हैं तो हमें 1000 फैन बनाने हैं, या फिर किसी मतलब फैक्ट्री में अगर जो है एक रेल का इंजन बनता है तो हमें 100 रेल के इंजन बनाने हैं। मतलब इस तरीके का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। ओके, एंड प्रिवलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल कुड बी मेड टू प्रोड्यूस मोर वर्क। ओके, और साथ ही साथ उस समय ये मतलब ये माना जाता था कि हम लोगों से ज़्यादा काम करवा सकते हैं, मोर एंड मोर वर्क हम करवा सकते हैं। ओके, कैसे? जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है 20 चैप्टर नंबर 20 में, कि वहाँ पर क्या होता था कि ये माना जाता था कि ह्यूमन एक मशीन है, एकदम मशीन की तरह ही माना जाता था। उसमें ये माना जाता था कि लोग पैसे के बदले में काम करेंगे, जो काम कहा जाएगा उसको करेंगे, वो अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि दे आर लाइक, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो भी कहोगे वो कर देंगे, पैसा दो, बस इतना ही था। तो ये अंडरस्टैंडिंग उस समय लोगों के बीच में थी कि अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करवा सकते हैं, इसकी वजह से
अब दो चीज़ें हो गई, एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं, और दूसरा ये भी मतलब आपकी कोशिश यही रही कि लोग जो है लोगों से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। इसकी वजह से डीह्यूमनाइजेशन हो गया, मतलब इंसानों को इंसान नहीं समझा गया वर्क प्लेस पर, मतलब कहने का उन्हें मशीन समझ लिया गया। ओके, पीपल वर व्यूड मेयर सब्सटीट्यूट ऑफ मशीन। देखिए, लोगों को केवल जो है मतलब मशीनों का एक सब्सटीट्यूट माना गया, यानी कि आपने मशीन ही मान लिया एक तरीके से, यानी जो काम मशीनें कर रही हैं वही काम इंसान करेंगे, तो मेयर सब्सटीट्यूट आपने मान लिया मशीनों का। एंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो लोगों का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ह्यूमन किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में इमोशंस होती हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशन होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, फीलिंग होती हैं। दीज ऑल हैड नो प्लेस, इन सब के लिए इस मतलब औद्योगिक क्रांति के दौरान कोई स्थान नहीं था। मतलब कहने का हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए और जो है लोगों से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं, ये सोच हमारी थी, जिसकी वजह से हम क्या करते थे, इंसानों को मशीन का एक सब्सटीट्यूट मानकर चलते थे, और हम जो ह्यूमन बीइंग के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उनके लिए कोई प्लेस ही नहीं था, उनको कोई वैल्यू नहीं देते थे। उनकी इमोशंस, इंसानों की इमोशंस, उनकी नीड, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी उम्मीदें, वैल्यूज, फीलिंग्स, इन सब के लिए कोई प्लेस नहीं था। बस आप मशीन है और काम करिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया था। दिस रियलाइजेशन हैड गिवन अ वे टू वेरियस ऑप्शनल ह्यूमन फोकस्ड स्ट्रेटजीज। ओके, तो अब क्या हुआ, ये जो बाद में लेकिन जब समय बीता तो उसमें उन लोग मतलब जो है जो ह्यूमन रिसोर्स के रिसर्चर थे उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी चीज़ें? ह्यूमन की इमोशंस, नीड, मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दिस रियलाइजेशन, जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हैड गिवन वे टू वेरियस ऑप्शनल ह्यूमन फोकस्ड स्ट्रेटजीज। तो इसने क्या किया कि ऑप्शनल ह्यूमन पर फोकस्ड स्ट्रेटजीज के लिए हमें रास्ता दिया। कहने का मतलब ये हो कि अब हम जो ह्यूमन रिसोर्स पर रिसर्च कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करना है, उसमें अब हम ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन, उसकी वैल्यूज, उसके कल्चर, इन सब चीज़ों को शामिल करने लगे। प्राइमरली दे वर रिलेटेड टू मोटिवेशन इन कंटेक्स्ट टू वर्क। लेकिन जो शुरुआत के दौर में जो जो थेरी आई फ्रेंड्स, वो जो है जो भी ये रिसर्च हुई और जो नए नए सिस्टम आए, उसमें क्या था, दे वर रिलेटेड टू मोटिवेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्क। वर्क में, काम में कैसे जो है मोटिवेशन लाया जाए, उस पर फोकस इन्होंने किया, जो भी थ्योरी आई। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इन अदर वर्ड्स, एफर्ट वर डायरेक्टेड टू मेक द वर्क मोर इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल टू पीपल। ओके, तो कोशिश क्या की गई, इंसानों पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया। अभी ध्यान क्या दिया गया कि जो है एफर्ट वर डायरेक्टेड, कोशिश ये की गई, मेक वर्क मोर इंटरेस्टिंग, काम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई, उसको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने की कोशिश की गई, एंड मीनिंगफुल बनाने की कोशिश की गई फॉर पीपल, लोगों के लिए, सो दैट दे वर इन्वॉल्व इन डूइंग द एक्टिविटीज बियॉन्ड अ मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। ताकि वो मतलब यांत्रिक पर्सपेक्टिव ना रखें कि मशीन है और हमें चलानी है, ऐसा नहीं, उनकी सोच ऐसी ना रहे, बल्कि उनको एंजॉय होना चाहिए, उस काम में उनको मजा आना चाहिए, जो कहने का मतलब है। ओके, तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कोशिश ये की गई कि जो काम है उसको जो है इंटरेस्टिंग बनाने की, जो वर्क है उसको इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल बनाने की कोशिश की गई। अभी ह्यूमन पर हम उतना सोच नहीं रहे। जो वर्क है वो, अगर जैसे जो किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए वो पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो पढ़ने नहीं जाते, वो खेलने जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कोशिश ये की गई कि वर्क इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए कि लोगों को ये लगे कि जो है वो जो काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो उसमें इन्वॉल्व होकर के उस एक्टिविटी में अच्छे से इन्वॉल्व रहें और अच्छे से काम में मन लगाएं। फॉर दिस, अब इसके लिए क्या हुआ, फॉर दिस वन अप्रोच वाज टू रिकॉग्नाइज द इमोशंस, फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब अगर आप चाहते हैं कि लोग जो है काम में इंटरेस्ट लें, उसको वैल्यूएबल माने, तो उसके लिए दो अप्रोच आई सामने फ्रेंड्स। एक अप्रोच ये थी कि रिकॉग्नाइज द इमोशंस, फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग की जो इमोशंस थी, उनकी फीलिंग्स थी और जो उनकी नीड्स थी, उनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया, कंसिडर किया गया। और दूसरा तरीका ये था टू चेंज द कंटेंट ऑफ एक्टिविटी, जो काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके कंटेंट को चेंज कर दिया जाए। मतलब जो काम मतलब जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उसी एक्टिविटी में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए ताकि उनको अच्छा लगने लगे, सो दैट द एक्टिविटी सेटिस्फाइड द साइको सोशल नीड ऑफ इंडिविजुअल, जो उनकी मनो और जो है सामाजिक जो नीड है इंडिविजुअल की, उसको वो जो है सेटिस्फाई कर सके, एंड मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के ही वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि मतलब काम मतलब यहाँ पर वर्क को जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई। उसके लिए दो अप्रोच सामने आती हैं। पहली अप्रोच ये है जो कि ह्यूमन बीइंग को वैल्यू देती है, उनकी फीलिंग, उनकी इमोशन और उनकी नीड के हिसाब से
वर्क प्लेस को चेंज किया गया एक तरीके से कह लीजिए। और दूसरा तरीका ये था, अदर जो अप्रोच थी उसमें चेंज इन द कंटेंट ऑफ एक्टिविटी, जो काम वो कर रहे हैं उसके जो है कंटेंट में चेंज कर दिया जाए, ताकि वो एक्टिविटी से उस एक्टिविटी को करने में फ्रेंड्स जो है उनकी जो साइको और सोशल नीड्स हैं इंडिविजुअल की, और वो सेटिस्फाई हो सके, ओके, और वो उन्हें मोटिवेट कर सके अच्छा परफॉर्म करने के लिए बिना एक्सटर्नल प्रेशर के फ्रेंड्स, ओके। बोथ द एस्पेक्ट, दोनों ही तरीके जो हैं, पहला तरीका क्या कहता है, बोथ द एस्पेक्ट फीलिंग एंड द जॉब कंटेंट, पहला लोगों की फीलिंग की बात करता है, दूसरा कहता है कि जो वर्क है, जो जॉब है, उसका जो है आप कंटेंट चेंज कर दीजिए, वो इस तरीके से डिजाइन करिए, एक ऐसा काम दीजिए जिसमें लोगों का मन लगे। तो ये बोथ एस्पेक्ट, चाहे फीलिंग हो चाहे जॉब कंटेंट, आर इंटरलिंक्ड एंड देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन समटाइम टिंकर्ड विथ जॉब कंटेंट एंड समटाइम्स पेड अटेंशन टू ह्यूमन फीलिंग्स एंड नीड्स, ओके। तो अब ये दोनों इंटरलिंक्ड है, कौन, फीलिंग, लोगों की फीलिंग, और जॉब का कंटेंट, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, कभी कभी उन्होंने चेंजेज किए, टिंकर किया, किसको, जॉब के कंटेंट में कुछ चेंजेज कर दिया, और सम टाइम उन्होंने ह्यूमन की फीलिंग और नीड्स पर ध्यान दिया और उसकी वजह से अपना प्रोडक्शन बढ़वाया। दीज अप्रोचेज हैड रूट इन अर्लियर थ्योरीज व्हिच आइदर फोकस्ड ऑन हाउ जॉब शुड बी ऑर्गेनाइज्ड और हाउ टू मेक पीपल डू व्हाट दे लाइक टू डू, ओके। तो ये जो अप्रोच थी हमारी दोनों, इनकी जो जड़ है, शुरुआत कहाँ से हुई है, जो पुरानी थ्योरी थी फ्रेंड्स, जहाँ पर जो आइदर फोकस्ड ऑन हाउ द जॉब शुड बी ऑर्गेनाइज, मतलब पहले हमने अप्रोच पढ़ी हुई है फ्रेंड ना, कि काम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो जाए, चार्ल्स बेबेज जो कहते हैं, कॉन्सेप्ट उनका ही है ना। और दूसरा था हाउ टू मेक पीपल डू व्हाट दे लाइक टू डू, या फिर दूसरा तरीका है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उसको कैसे हम उनसे करवा लें फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गई। तो देख एचआरडी और उसके सब सिस्टम में हमने ये बात समझी कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट चाहिए था, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के साथ साथ में ये भी मानकर लोग चलते थे कि लोगों से आप जितना चाहो उतना प्रोडक्शन करवा सकते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, बस उन्हें पैसे देने होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओगे, कोई व्यक्ति 8 घंटे की तनख्वाह पा रहा है, आप उससे 16 घंटे काम करवाओगे, तो वहाँ पर मानवीयकरण नहीं रह गया है, आपने मानवता वहाँ पर खो दी है। तो इस तरीके से डीह्यूमनाइजेशन हो गया वर्क प्लेस पर। तो उसकी वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को जो है मशीनों का सब्स्टिट्यूट माना जाता था, और जो ह्यूमन बीइंग के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जैसे हमारे अंदर इमोशंस होता है, हमारी नीड्स होती हैं, हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, वैल्यूज, फीलिंग्स, ये इन सभी चीज़ों के लिए कोई प्लेस नहीं था। लेकिन जब इन सब चीज़ों को कंसिडर किया गया कि नहीं, ये चीज़ें भी ह्यूमन को हैंडल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो नई नई फिर जो है स्ट्रेटजीज और थ्योरी बन करके सामने आती हैं। दिस रियलाइजेशन हैड गिवन टू वेरियस ऑप्शनल ह्यूमन फोकस्ड स्ट्रेटजी, तो ह्यूमन पर फोकस्ड अब कई सारी स्ट्रेटजी बनने लगी, लेकिन प्राइमरली जो यहाँ पर फोकस किया गया वो था कि वर्क के कंटेक्स्ट में कैसे मोटिवेशन लाया जाए, मतलब काम में लोगों का मन कैसे लगाया जाए, यही इनका कोशिश थी, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनकी कोशिश ये थी कि कैसे जो है वर्क जो है लोगों का, उसे इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल और मीनिंगफुल बना दिया जाए लोगों के लिए, ताकि वो जो है इसमें अच्छे से मन लगा करके काम कर पाएँ। इसके लिए एक अप्रोच थी जिसमें लोगों की इमोशंस, फीलिंग और उनकी नीड को ध्यान दिया गया, और दूसरी अप्रोच थी उसमें जो एक्टिविटी, जो काम वो कर रहे हैं उसके कंटेंट में चेंजेस किए गए, ताकि उनकी जो ह्यूमन है उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल जो है नीड्स को फुलफिल किया जा सके फ्रेंड्स, ओके। तो बोथ द एस्पेक्ट, चाहे जो है लोगों की फीलिंग को ध्यान में रखा जाए, चाहे जॉब के कंटेंट को चेंज करके उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने कभी कभी जो है ज़रूरत पड़ी तो जॉब के कंटेंट, अब कोई ऐसी जॉब है जिसमें हम कुछ भी चेंजेस कर लें वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है, तो उस जगह पर क्या किया उन्होंने, ह्यूमन की फीलिंग्स का ध्यान रखा, और जहाँ जॉब कंटेंट में चेंजेस किया सकते हैं वहाँ पर जॉब कंटेंट में चेंज करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। और ये जो भी अप्रोचेज जो है आई हैं, इनकी जो जड़ है, शुरुआत हुई थी वो पुरानी जो थ्योरी है हमारे पास में कि मतलब जो है फोकस्ड ऑन हाउ टू जॉब शुड बी ऑर्गेनाइज, कि काम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले, या फिर लोगों से काम कैसे करवाया जाए ताकि जिसे वो करना पसंद करते हैं। तो इस स्थिति में एट दिस जंक्चर इट इज़ पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द लिंकेज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो मतलब अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप को समझना जरूरी हो जाता है। कहने मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट सर्टेन गोल्स टुवर्ड व्हिच देयर इंटायर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कोई ना कोई गोल सेट करती है, कोई ना कोई टारगेट बनाती है अपने लिए। जैसे इस साल हमें 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है, ऐसा उसने टारगेट बनाया हुआ है, तो उसका जितना भी एफर्ट होता है उसी दिशा में ही लगा हुआ होता
है। द गोल मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब गोल जो जो उद्देश्य है, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हो सकता है अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए हमें, या बेटर वर्क कल्चर बनाना है, हमें वर्क कल्चर को सुधारना है, या विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि गोल जो है, जो उद्देश्य होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रोडक्टिविटी के टर्म में हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना है, या फिर बेटर वर्क कल्चर प्रोवाइड करना है विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का? विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग बिजनेस गोल्स। लेकिन अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट में ही बात करनी होती है, तो बिजनेस गोल को भी सेटिस्फाई करना होता है। भले ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उससे भी हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, या हमारे बिजनेस का जो एम है बिजनेस का वो पूरा हो। बेटर वर्क कल्चर देंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, और फिर भी हमें अल्टीमेटली बिजनेस गोल या प्रॉफिट लाना है। नीड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, ओके, लोगों की जो नीड्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन भी करवाना है। एडिंग वैल्यू टू स्टेक होल्डर, जो जिन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके लिए वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट में आएंगे तो उनके लिए उनका स्टेक बढ़ेगा, उनका शेयर बढ़ेगा। ओके, एंड एज वेल एज सोसाइटी एज लार्ज, और अल्टीमेटली हम सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ओके, तो जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उद्देश्य होता है, वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, या अच्छा वर्क कल्चर बनाना इसके लिए होता है। अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस गोल को अचीव करना होता है, बिजनेस गोल को सेटिस्फाई करना होता है। नीड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, लोगों की जो नीड्स हैं उसका भी सेटिस्फैक्शन करना होता है। स्टेक होल्डर जो है हमारी कंपनी के, उनके लिए वैल्यू ऐड करनी होती है, एज वेल एज सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होता है। टू अचीव दीज गोल्स, इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हैव सिस्टम फॉर प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, and the people employed fit in entire gamut of system for produce what is intended। ओके, तो इस गोल को, जो भी हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, चाहे वो बिजनेस का गोल हो, चाहे नॉर्मल गोल हो, उद्देश्य हो, उनको जो है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सिस्टम बने हुए होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, सेल के लिए, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। और जो भी लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉय किए गए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इस पूरे सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, और वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसके लिए उन्हें उस फैक्ट्री में या उस ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। अ पैटर्न टू मैनेज द इंटायर प्रोसेस, और एक पैटर्न होता है पूरी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप बैंक में काम करते हैं, आप बैंक में भी आपका स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आपके एमडी वगैरह होंगे, फिर उसके बाद में अगर ईडी होंगे, ईडी के बाद में जो भी जीएम वगैरह होंगे, जीएम के बाद में रीजनल मैनेजर होंगे। इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, और पैटर्न होगा इंटायर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। अगर कोई लोन सैंक्शन होना है तो उसमें क्या प्रोसीजर है, पहले हम कस्टमर हमसे आके मिलेगा, फिर हम उसका सर्वे करेंगे, अगर सब कुछ ठीक लगा तो हम उससे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर जो जेन्युइन पाए जाते हैं तो हम उसका लोन सैंक्शन कर देंगे। फिर उसके बाद में हम डिसबर्समेंट करेंगे, लोन को किस्तों में करेंगे, कैसे करेंगे, तो देयर इज ए प्रोसेस, हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस सेट हुई है। ओके, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ दीज यूनिट्स which in terms is performance of people occupying various role in the organizational structure। तो सक्सेस, जो ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंड्स सक्सेस होती है वो किस पर निर्भर करती है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ दीज यूनिट्स। जो भी यहाँ पर जो मॉड्यूल्स हैं या यूनिट्स हैं, जो लेवल सर्टेन बने हुए हैं फ्रेंड्स, उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेस फॉलो की जाती है, पैटर्न होता है। तो उसी तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता किस पर निर्भर करेगी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके इफेक्टिव परफॉर्मेंस पर। और डिपार्टमेंट कैसे इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, जब वहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो उनको रोल दिया गया है, जो उनको काम दिया गया है, अगर उसको वो प्रॉपरली जो है परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी तो वो डिपार्टमेंट परफॉर्म अच्छे से करेगा। और जब डिपार्टमेंट अच्छे से परफॉर्म करेगा तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। एट दिस जंक्चर यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझ लें कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ में मतलब जो है लिंकिंग होती है। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्टेन गोल सेट करता है, तो उसका इंटायर एफर्ट जो है
उसी गोल को अचीव करने के लिए होता है। ये गोल जो उसका उद्देश्य है वो उसकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, उसके बेटर वर्क कल्चर के लिए हो सकता है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी जो है संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस गोल होता है। और हम ये चाहते हैं मतलब कि जो है जो भी हमारा ये प्रोडक्टिविटी अच्छी हो या बेटर वर्क कल्चर हो, इससे हमें बिजनेस गोल या प्रॉफिट कमाना होता है। साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करना होता है, जो हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं उनको भी वैल्यू एडिशन करना होता है, और साथ ही साथ सोसाइटी का भी भला करना होता है। इन सभी गोल्स को अगर हमें अचीव करना है तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम बना हुआ होता है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, सेल के लिए, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट बने होते हैं, सिस्टम बना होता है, प्रोसेस बनी होती है, और लोग जो इनमें एम्प्लॉय किए जाते हैं वो इसी पूरे स्ट्रक्चर को चलाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, जो भी उन्हें जिस भी काम के लिए उस फैक्ट्री में लगाया गया होता है या उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी काम के लिए रखा गया होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है उनके जो डिफरेंट यूनिट्स या डिपार्टमेंट हैं उनकी सक्सेस पर, और उन डिपार्टमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है जो लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, उनकी सक्सेस पर। तो यानी लोग जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा जो है वो डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा, उतना ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है। दस द स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड एज ए एडिफाइस, है ना। एडिफाइस को हिंदी में फ्रेंड्स भवन कहते हैं, भवन मकान जो होता है, अराउंड व्हिच प्रोसेसेस आर बिल्ट। थोड़ा समझने के लिए अच्छा रहेगा। 10 स्ट्रक्चर जो ये हमने बताया नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स उसको जो है हम एक एडिफाइस या भवन कह सकते हैं, जिसके अराउंड जो है सारी प्रोसेसेस बनाई जाती हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरीके से एक भवन है, एक मकान है, जिसके चारों तरफ जो है आपकी प्रोसेसेस बनी हुई हैं, और ये पूरी की पूरी प्रोसेसेस मिल करके ही इस स्ट्रक्चर को, इस भवन को संभाले रहती हैं। ईच यूनिट, यानी ईच यूनिट का मतलब जॉब रोल इन दिस एडिफाइस, यानी इस भवन में जो हर एक यूनिट है, जैसे ये पूरा मकान है, यहाँ मतलब ये पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो ये यूनिट हो गई एक तरीके से, और ये पूरा का पूरा मकान हो गया। ओके, यहाँ एडिफाइस हो गया। तो ईच यूनिट जो भी जॉब के रोल हैं इन दिस एडिफाइस रिक्वायर सर्टेन नॉलेज, हर एक यूनिट को सर्टेन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड चाहिए इन एन इंडिविजुअल, विदाउट व्हिच द इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू गिव एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो जैसे जो भी यहाँ पर यूनिट हैं या जॉब रोल्स हैं, जैसे एचआर का रोल है, प्रोडक्शन का रोल है, उसके बाद में आपका हो जाएगा फाइनेंस का रोल है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रोल है। तो इस तरीके से हर एक का रोल यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्रेंड, उसके लिए सर्टेन नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए उस इंडिविजुअल में। अगर किसी पर्सन को फाइनेंस नहीं आता है और आप उसको फाइनेंस का काम सौंपेंगे तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि हर एक जॉब रोल के लिए सर्टेन नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड होना चाहिए एक इंडिविजुअल के अंदर में। विदाउट दैट नॉलेज एट स्किल इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू गिव एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जब तक उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है वो फाइनेंस में अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा। Therefore, to make sure that organizational goals are achieved, it is necessary to ensure performance of individual at all levels in the organization, and that the individuals have the required knowledge, skill, temperament and attitude towards required to perform the job or activities successfully। तो अगर जो है हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका जो गोल है, जो एम है वो अचीव हो जाए, तो इट इज़ नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंश्योर किया जाए परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की हर लेवल पर परफॉर्मेंस को जो है मतलब इंश्योर किया जाना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड दैट द इंडिविजुअल हैव रिक्वायर्ड नॉलेज, और ये भी इंश्योर करना होगा कि जो इंडिविजुअल को आपने जो काम सौंपा है उसके लिए उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, स्किल है, टेम्परामेंट है और एटीट्यूड है, ताकि वो उस जॉब को परफॉर्म कर सके, उस एक्टिविटीज को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। देयर कैन बी वेरियस मीन्स बाई विच दिस कैन बी एग्जामिन्ड एंड अचीव। अगर आपको ये देखना है कि मतलब उस पर्सन के पास रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल वगैरह है कि नहीं, तो इसको कई तरीकों से आप जो है एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वेदर द इंडिविजुअल हैव रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल कुड बी चेक्ड प्रायर टू पुटिंग देम ऑन टास्क और इवन बिफोर रिक्रूटिंग देम। तो किसी भी व्यक्ति में जो काम करना है, जैसे किसी को फाइनेंस का काम करना है तो उसके अंदर में वो रिक्वायर्ड नॉलेज या स्किल है, ये चीज़ हम उसको उस काम में, फाइनेंस के काम में लगाने से पहले भी चेक कर सकते हैं, या फिर उसको हायर करने, रिक्रूट करने से पहले भी हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। When the job changes, जॉब चेंज का मतलब जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह बदलती है, अ न्यू सेट ऑफ इंडिविजुअल विथ न्यू स्किल कुड बी रिक्रूटेड और एग्जिस्टिंग कुड बी रिटेन।
रीट्रेंड। ओके, तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो है टेक्नोलॉजी बदल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो नए इंडिविजुअल जो है हायर किए जा सकते हैं जिनके अंदर में वो स्किल होगी, जिसके जो टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं, तो नए लोगों को हायर कर लीजिए, या जो आपके पुराने एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेन करवा दीजिए, उनको ट्रेनिंग दिलवाइए ताकि वो नई चीज़ों के हिसाब से चल सकें। ओके, तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना चाहें, तो उसे एडिफाइस कहा जा सकता है, भवन कहा जा सकता है, जिसके अराउंड जो है प्रोसेसेस बनाई जाती हैं, और हर यूनिट को अच्छा परफॉर्म करना होता है। हर एक यूनिट के लिए परफॉर्मेंस के लिए सर्टेन एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड इंडिविजुअल के अंदर में होनी चाहिए, तभी वो अपनी उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाएगा। जिसको फाइनेंस नहीं आता उससे आप फाइनेंस का काम कैसे करवाएंगे? इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर अचीव करना है तो ये नेसेसरी है कि हम इंश्योर करें कि हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस हर एक लेवल पर बहुत अच्छी है, दैट द इंडिविजुअल हैव रिक्वायर्ड नॉलेज, और इंडिविजुअल के पास में रिक्वायर्ड नॉलेज है, स्किल है, टेम्परामेंट है, ओके, और एटीट्यूड होना चाहिए ताकि वो उस जॉब को, एक्टिविटी को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। अब अगर आपको ये देखना है कि उसके अंदर में ये नॉलेज है या नहीं है, तो उसको कई तरीके से आप एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल के पास में वो रिक्वायर्ड स्किल सेट या नॉलेज है या नहीं, इसको चेक कर लीजिए पहले ही, उस काम को सौंपने से पहले ये चेक कर लीजिए। अगर आप किसी को लोन पर बिठाना चाहते हैं, लोन का काम करवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि पहले वो देख लीजिए कि क्या उसको लोन का काम आता है या नहीं आता है। ओके, और अगर जो है प्राइवेट संस्थाएं हैं तो वो ये चेक कर लेती हैं कब, जब वो नए लोगों को हायर करती हैं, तभी वो टेस्ट ले लेती हैं कि क्या आपके अंदर में ये स्किल है या नहीं है। व्हेन द जॉब्स चेंजेस, जब भी जॉब बदलती है, आपकी नौकरी बदलेगी या टेक्नोलॉजी बदलेगी, तो उसमें क्या होगा, नए इंडिविजुअल हायर कर लिए जाते हैं जिनके पास वो स्किल होती है, जो टेक्नोलॉजी आप लेकर आए वो स्किल है, या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको हम ट्रेनिंग दोबारा दे देते हैं, रीट्रेन करते हैं, उनको इस नई टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। देयर वुड बी अनदर सिनेरियो, अब दूसरा सिनेरियो हो सकता है, वेयर इंडिविजुअल मे बी रिक्वायर्ड टू शिफ्टेड टू अनदर जॉब, इन व्हिच केस वन हैज टू सर्च फॉर अ जॉब दैट नीड्स द स्किल द इंडिविजुअल पोजेस और द इंडिविजुअल इज ट्रेंड। अब एक केस ये भी हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही जो है दूसरी जॉब में शिफ्ट करना चाहता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज किया था, टेक्नोलॉजी बदल दी अपनी, और जिसकी वजह से इंडिविजुअल नए हायर किए गए, या जो पुराने लोग हैं उनको जो है दोबारा रीट्रेनिंग दे दी गई नई टेक्नोलॉजी पर। अब एक केस ऐसा हो सकता है अनदर सिनेरियो में कि इंडिविजुअल खुद ही जॉब को चेंज करना चाहता है। अब इस केस में क्या करना होगा, उसे सर्च करनी होगी एक ऐसी जॉब जिसमें उसी स्किल की जरूरत है जो इंडिविजुअल के पास है। ओके, या इंडिविजुअल जिस जिस स्किल में ट्रेंड है। जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप फिनेकल 7 में हैं, ठीक है, और बैंक ने क्या किया, फिनेकल 10 ले आया फॉर एग्जांपल। अब एक केस ये होगा कि बैंक ने फिनेकल 10 लाया, तो अपने जो फिनेकल 7 के एम्प्लॉई हैं इनको ट्रेनिंग दे दी फिनेकल 10 के लिए, या फिर जो है बैंक चाहे तो नए लोगों को हायर कर ले जिनको फिनेकल 10 आता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये एम्प्लॉय फिनेकल 10 सीखना ही नहीं चाहता, उसने बोला कि मेरे पास फिनेकल 7 की नॉलेज है, मैं ऐसी नौकरी ढूंढूंगा जहां पर फिनेकल 7 में भी काम चल जाए। तो वही है, ये फिनेकल 7 में काम ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये एम्प्लॉय। इन अदर वर्ड्स, द असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू competencies required for a specific job or set of required to be performed by them before essential them becomes essential. The assumption that anyone can perform any job has been discarded as the job are becoming more complex and requiring specialization, higher order competencies. Okay, competencies। तो देखिए, ये कह रहे हैं दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, द असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू competencies रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय देम बिकम्स इसेंशियल। ओके, तो जो भी काम किसी भी व्यक्ति को करना है, जो भी काम किसी भी व्यक्ति को करना है, या जो भी जॉब किसी को करनी है, उसके लिए उसके पास रिक्वायर्ड क्षमता, कंपेटेंसीज है, रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है, इसका असेसमेंट करना जरूरी होता है। और ये एजम्पशन कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जॉब कर सकता है, अब ये जो सोच थी ये खत्म हो गई है, डिस्कार्ड कर दी गई है। द एजम्पशन दैट एनी वन कैन परफॉर्म एनी जॉब, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो नौकरियां हैं या जॉब है, जो काम है, वर्क है, वो अब और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और विशेष लेवल का स्पेशलाइज्ड हायर ऑर्डर की कंपेटेंसी चाहिए। यहाँ पर ये जो जोर देने की बात हो रही है फ्रेंड्स, वो हो रही है ह्यूमन रिसोर्स पर। कहने मतलब ये होगा कि किसी भी व्यक्ति से आप ह्यूमन रिसोर्स का काम नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए उसे स्पेशलाइज्ड क्षमता, नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो दूसरे शब्दों में हमने समझ लिया कि कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई जॉब करनी है,
तो उसके पास उसके लिए रिक्वायर्ड कंपेटेंसीज है या नहीं, ये चेक कर लेना ज़रूरी है। और कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो जॉब्स हैं, जो वर्क है, वो अब कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, कठिन होता जा रहा है, और किसी भी काम को अब करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसीलिए देखिए एमबीए वगैरह करवाया जा रहा है, जो कि बिजनेस के पर्पज़ से ही करवाया जाता है, ताकि आपको बिजनेस की ही नॉलेज रहे, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज अब आपको दी जा रही है। द परफॉर्मेंस आर पोटेंशियल अप्रेजल, देयरफॉर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट एंड द ट्रेनिंग कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग परफॉर्मेंस। तो किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए दो चीज़ें, उसकी एक तो परफॉर्मेंस या पोटेंशियल अप्रेजल करिए। कहने का मतलब ये होगा कि जब वो साल भर काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है, ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है, उसी के आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है या मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, और साथ साथ उसमें ट्रेनिंग भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर किसी के मार्क्स जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ है, इसका मतलब ही इज नॉट परफॉर्मिंग गुड एंड ही नीड टू इम्प्रूव। ओके, और अगर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे मेंटेन करना होता है। और ट्रेनिंग भी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, यानी व्यक्ति को अगर आप ट्रेनिंग दे देंगे तो वो भी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्राइमरली देयर आर टू वेज द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट पीपल हैव रिक्वायर्ड स्किल, दैट इज अपग्रेड द स्किल ऑफ एग्जिस्टिंग पीपल आर गेट न्यू पीपल विद द रिक्वायर्ड स्किल। तो देखिए दो तरीके हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करने के लिए कि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल के लोग हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि जो लोग हैं पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, उनकी स्किल को अपग्रेड कर दिया जाए, और यानी फिनेकल 7 से फिनेकल 10 की तरफ अपग्रेड कर दिया जाए, या नए लोग हायर किए जाएं जिनमें फिनेकल 10 की स्किल हो या नई वाली स्किल हो फ्रेंड्स। ओके, तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इंडिविजुअल चाहेगा, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति चाहता है कि हम ही जो है इस जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर जाएं। ओके, और अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं खुद, तो हमें ऐसी जॉब सर्च करनी होगी जिसके लिए हमारे पास स्किल है। अगर मुझे फिनेकल 7 की ही नॉलेज है तो मैं ऐसी नौकरी ढूंढूंगा जो फिनेकल 7 वाली ही हो मेरे लिए। ओके, या इंडिविजुअल जिसमें ट्रेंड है या जिसकी नॉलेज है उसको उसी काम के लिए ही वो नौकरी ढूंढेगा। दूसरे शब्दों में, अब कोई भी जॉब कोई व्यक्ति कर सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम उस एम्प्लॉय का असेसमेंट कर लें कि उसके पास क्या रिक्वायर्ड नॉलेज या कंपेटेंसीज है उस काम को करने के लिए या नहीं है। अब ये मानकर चलना कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, सही नहीं होगा। इस बात को अब गलत मान लिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि अब जो है जो जॉब्स हैं, जो वर्क है, वो कठिन होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, स्पेशलाइज्ड कंपेटेंसीज की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इंश्योर करना है तो आप उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल या पोटेंशियल अप्रेजल कर लीजिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल कि कैसा परफॉर्मेंस दिया है, पोटेंशियल अप्रेजल क्या उसने अपने जितनी क्षमता थी उसके अंदर पोटेंशियल था उसको यूज किया है कि नहीं किया है। ओके, और ट्रेनिंग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको स्किल चाहिए, जो नॉलेज या जो लेवल ऑफ स्किल चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से अरेंज कर सकती है। एक, अपने जो लोग हैं उनको जो है अपग्रेड कर दिया जाए नई स्किल्स के साथ में, या दूसरा हो सकता है कि हम नए लोगों को हायर कर लें जो इस स्किल के होल्डर हों। ओके, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एचआरएम, ये इसी का ही सब टॉपिक है फ्रेंड्स। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ एचआरएम में हम देखेंगे सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस केम थ्रू इन 1970-80 एंड एचआरडी वेंट बियॉन्ड मेयर ट्रेनिंग एक्टिविटीज। ओके, तो 1970 और 1980 के दौरान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है मतलब में काफ़ी सारे चेंजेज आए, और ये जो है अब केवल ट्रेनिंग करवाने के लिए ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं जाना जाता है। 1990 के दौरान देयर वाज कंटिन्यूड सर्च फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो मतलब 1990 के दौरान जो है क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की मतलब जो है अब उनको भी अपना वो चाहिए, मतलब लोग जो मजदूर थे उन्होंने मजदूर संघ बनाए, यूनियन बनाई, और डेमोक्रेसी की मांग की, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की मांग की। वर्कर्स डिमांडेड अ लार्जर मोर ऑटोनॉमस रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब वो चाहते थे कि उनको भी जो है शामिल किया जाए कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, मार्केट सिलेक्शन में, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में, वर्क प्लानिंग में, इवन सुपरवाइजर सिलेक्शन में भी, यानी वो सुपरवाइजर भी अपने मन के हिसाब से सेलेक्ट करें। ये सब चीज़ों की डिमांड वर्कर्स ने की, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की डिमांड हुई, यानी हर चीज़ें अब हमारे हिसाब से होंगी, आपके हिसाब से नहीं होंगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज मैनेजर्स नीडेड कंटिन्यूअल ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड टास्क फोर्स मैनेजमेंट। अब क्या हुआ कि जब ये डिमांड आई कि मतलब जो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आ गई है, लोग ज़्यादा ऑटोनॉमस रोल मांग रहे हैं, वर्कर्स जो है मार्केट सिलेक्शन खुद करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन खुद करना चाहते हैं, वर्क की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या हुआ, जो मैनेजर्स थे
वो अब उनके पास जो स्किल थी वो कम पड़ गई। अब उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी किसमें? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में। अब उन्हें लीडरशिप में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की जो है ट्रेनिंग चाहिए होती थी। कॉन्फ्लिक्ट, लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं उनको रिज़ॉल्यूशन करने के लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, टास्क फोर्स मैनेजमेंट के लिए, इन सभी कामों के लिए अब मैनेजर्स को अपने आप को ट्रेनिंग लेकर के अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस हुई। 1990 focused on massive computerization of workplace mainly to improve operational efficiency and cost रिडक्शन। ओके, तो 1990 के दौरान बहुत बड़े लेवल पर मैसिव कंप्यूटराइजेशन हुआ, बहुत बड़े लेवल पर कंप्यूटराइजेशन हुआ, और ये इसलिए हुआ ताकि ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। ऐसा माना गया कि अगर कंप्यूटराइजेशन होगा तो हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे और साथ ही साथ दाम भी घटेगा, कास्ट भी घटेगी। इसलिए 1990 के दौरान हर जगह कंप्यूटराइजेशन की डिमांड आ गई, इवन बैंक भी इससे बचे नहीं। द पीसी रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड चेंज टोटली द वर्क प्रोसेसेस एंड रिक्वायर्ड कंप्यूटर लिटरेसी एट ऑल ऑपरेटिंग लेवल विदाउट लूजिंग एनी टाइम। ओके, तो अब जो ये पीसी रेवोल्यूशन या जो है हमारी कंप्यूटराइजेशन की जो रेवोल्यूशन आई फ्रेंड्स, उस दौरान क्या हुआ, वर्क प्रोसेसेस पूरी तरह से चेंज हो गई और लोगों में कंप्यूटर लिटरेसी की अचानक से डिमांड आ गई। यानी हर किसी को अब कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं फैक्ट्री में जहाँ पर मैनुअल वर्क होता था, जहाँ हाथों से काम चलता था, वहाँ पर अगर जो है कंप्यूटर से काम चलना है तो उस केस में हमें जो है कंप्यूटर लिटरेसी की, कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत पड़ी। और हम टाइम भी लूज नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं लूज कर सकते थे? क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कोई होटल चल रहा है, मान लीजिए बड़ा सा होटल है, वो चल रहा है, वहाँ पर अब रजिस्टर में एंट्री ना करके आप जो है कंप्यूटर पर आपको एंट्री करनी है गेस्ट की और सारी डिटेल बनानी है, तो हम ये चीज़ का वेट नहीं कर सकते ना कि जो है अब रजिस्टर वाला काम खत्म हो गया, हमें 2-3 महीने 4 महीने का टाइम दीजिए, हम पहले कंप्यूटर सीखेंगे और उसके बाद में आपको सर्विस देंगे। तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, हमें तुरंत के तुरंत ही रेडी होना था। दिस हैज पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रेनिंग सिस्टम। इसकी वजह से क्या हुआ, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर सीखने की जरूरत महसूस हुई, जिसकी वजह से प्रेशर ट्रेनिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा कि जल्दी जल्दी इनको ट्रेनिंग दीजिए। द सीनियर हु कुड नॉट पिकअप द कंप्यूटर स्किल्स स्टार्टेड फीलिंग पावरलेस एंड डेवलप्ड फियर एंड एंजाइटी। अब जो लोग उस समय काफ़ी एज के थे फ्रेंड्स, वो जो है कंप्यूटर स्किल को जो है नहीं पिकअप कर पाए, उनको कंप्यूटर समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से वो कमज़ोर महसूस करने लगे और उनके अंदर में डर और एंजाइटी, घबराहट भर गई कि अब जो है शायद मेरी नौकरी नहीं बचेगी। दिस पीरियड आल्सो सा अ मैसिव आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कर्टेल कास्ट। और साथ ही साथ में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ फ्रेंड, तो अपने काम को आउटसोर्स भी किया जाना शुरू हो गया। और हम बेंगलोर जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही है कि हम अमेरिका और दूसरे देशों का बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग के जरिए वहाँ पर करते हैं। और ये किस लिए किया गया, ताकि जो है कास्ट को घटाया जा सके। अब जो काम वहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स में $2000 में होता है, वही काम जो है अगर आउटसोर्स करती है यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनियां, तो इंडिया में $800 में हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कास्ट को भी घटाया। द 21st सेंचुरी सा एक्सटेंसिव कंपटीशन ड्यू टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। अब क्या हुआ कि मनमोहन सिंह के समय में जब पूरे देश की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला गया, ओके, तो प्राइवेटाइजेशन भी आया, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ, लिबरलाइजेशन भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई फ्रेंड। तो जिसकी वजह से कंपटीशन और बढ़ गया। पहले क्या था कि हमारे देश की ही कंपनियों में हमें आपस में कंपटीशन करना था, अब विदेशी कंपनियां भी हमारे पास आ गई, जिसकी वजह से कंपटीशन और बढ़ गया। द ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस बाई मीटिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन थ्रू कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन हाईली कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। अब ऐसे में क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने फोकस किया अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। और कैसे जो है इम्प्रूव किया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए अपनी सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया है, उन्होंने प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन किए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में कस्टमाइजेशन किए, ताकि लोगों की नीड को मीट किया जा सके और हाईली कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया जा सके। द कस्टमर्स आर नाउ डिक्टेटिंग देयर टर्म्स। अब क्या हुआ कि पहले दुकानदार या फिर जो है फैक्ट्री वाले अपने टर्म्स पर काम करते थे, अब कस्टमर अपने टर्म्स पर काम करवाना शुरू कर दिया है, डिक्टेट करता है, अपने टर्म्स बताता है कि हमें ऐसा ऐसा जो है कूलर चाहिए, ऐसा फैन चाहिए, ऐसा एसी चाहिए, जिसमें ये फीचर होने चाहिए। ओके, तो अपने टर्म्स जो है कस्टमर ने डिक्टेट करने शुरू कर दिए एंड दे हैव वाइडर चॉइस। अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, एक कंपनियां नहीं रह गई, 10-12 कंपनियां। जैसे आपको सिम ही लेनी है तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बहुत सारे ऑप्शन है, जियो, और ये सारे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। देयर ब्रांड लॉयल्टी आर डिमिनिशिंग। और इसकी वजह से क्या हुआ कि किसी भी ब्रांड के प्रति जो है जो वफादारी थी वो धीरे धीरे घटती रही। जैसे पहले आप जो है जियो का सिम नहीं लेते रहे होंगे, अब आप जियो का ही सिम लेते हैं, या फिर जियो का भी सिम ले रहे हैं, बाद में चल करके किसी और कंपनी का सिम लेंगे। तो मतलब ब्रांड में लॉयल्टी नहीं रह गई है। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति हम ही से जो है हमेशा हर चीज़
खरीदेगा। द यूज ऑफ डाटा फॉर एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग पर्पज इज आल्सो गेटिंग मोमेंटम इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एनालिसिस जो होता है फ्रेंड्स, जो है डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट होता है। तो डाटा की एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए इस मोमेंटम ले रहा है। मतलब जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना चाहती है फ्रेंड, वो क्या कर रही है, डाटा एनालिसिस कर रही हैं। जो डेटा उनके पास आता है, जैसे आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए तो आपने क्या किया, कौन सी चीज़ें खरीदी, किस चीज़ के साथ आप क्या ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे जब आप गए जो है मस्टर्ड ऑयल आपने परचेज़ किया, तो साथ में आपने रिफाइंड भी परचेज़ किया। फिर आपने जब जो है बाथिंग जो है सोप खरीदा, तो उसी समय जो है बर्तन धुलने के लिए भी सोप खरीद लिया। तो इस तरीके के वो रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस का फ़ायदा कैसे लेते हैं, वो क्या करेंगे, इससे एक पैटर्न निकलेगा और वो सामान उसी के बगल में रखते हैं। बिलीव मी, ऐसा होता है। और वो जब आप इस चीज़ को खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको भी खरीदेंगे, क्योंकि ये उनकी रिसर्च बताती है कि जब भी व्यक्ति एक सामान सामान खरीदता है, तो साथ में सामान बी भी वो खरीदने के 90% चांसेज हैं। तो इस तरीके की रिसर्च भी हुई जो है, और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही हुई, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी इस तरीके की रिसर्च हुई है। यदि कोई व्यक्ति जो है हाउसिंग लोन लेता है, तो अगर ये पैटर्न नोटिस किया कि वो जो है पर्सनल लोन में भी इंटरेस्टेड रहता है, तो बैंक उस चीज़ का भी यूज करते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पर सारी बातें। तो ट्रेनिंग सिस्टम पर प्रेशर क्यों पड़ा फ्रेंड्स, हमें पता चल गया है, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होने लगा, हर जगह कंप्यूटर लगने लगे। तो ऐसे में लोगों को तैयार करना था, तुरंत की तुरंत तैयार करना था, हमारे पास टाइम नहीं था। तो ट्रेनिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आया। और जो लोग जो है मतलब अपने आप को कंप्यूटर में ढाल नहीं सके, कंप्यूटर की स्किल नहीं सीख सके, वो जो है मतलब उनके अंदर में डर बैठ गया, उनके अंदर में घबराहट बैठ गई, एंजाइटी आ गई कि शायद अब मेरी नौकरी नहीं बचेगी। ओके, और इस दौरान आउटसोर्सिंग का भी खूब काम हुआ, क्योंकि जो है इससे जो कास्ट थी उसको घटाया जा सका। आउटसोर्सिंग का भी काम जो है विदेशियों ने खूब किया। 21st सेंचुरी में जो है कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि अब जो है हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी दुनिया के लिए खोली जा चुकी थी। अब हमें कंपटीशन केवल अपने देश की ही कंपनियों से नहीं करना था, ग्लोबली सभी कंपनियों से करना था फ्रेंड्स। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। अब ऐसे में इन्होंने क्या किया, अपनी कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करने की कोशिश की, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने की कोशिश की। कैसे, प्रोडक्ट के कस्टमाइजेशन है, प्रोडक्ट में थोड़े थोड़े चेंजेस किए, और जो है लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। अब क्या हो रहा है कि कस्टमर जो है अपने खुद के टर्म्स बताते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं। अब अगर आपको टीवी लेनी है, तो बड़ी सी टीवी लेनी है, तो कोई एक चॉइस नहीं है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप सोनी में खरीद सकते हैं, सैमसंग से खरीद सकते हैं, एलजी से खरीद सकते हैं। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ब्रांड लॉयल्टी जो है डिमिनिशिंग हो रही है। अब जरूरी नहीं कि अगर किसी के घर में छोटी वाली टीवी एलजी की थी या छोटी वाली टीवी सैमसंग की थी, तो वो जो है बड़ी टीवी भी सैमसंग की ही ले आए, ऐसी ब्रांड लॉयल्टी रह नहीं गई है। ओके, और साथ ही साथ में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अब डाटा एनालिसिस के लिए यूज करें, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करती हैं, डेटा माइनिंग करती हैं, डेटा वेयर हाउसिंग में इकट्ठा करती हैं, फिर माइनिंग करती हैं, और उससे डिसीजन लेती हैं कि जो है हमें कौन सा काम कैसे करना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी जो है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं। बाकी के फ्रेंड्स अभी ये पूरा निपटा नहीं है हमारा एचआरडी एंड जो है इसका सब सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट में भी हम जो है इसी में डिस्कशन करेंगे, इसी टॉपिक पे, इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।